जो हमारी ड्यू सोल की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। एंड मैं पहले ही बता दूँ, मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊँगा, डिटेल्ड में सब कुछ पढ़ाऊँगा, बट जो एग्जाम में आएगा ज़्यादातर वही पढ़ाऊँगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे। तो उससे पहले यहाँ पढ़ने से पहले मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ रिक्रूटमेंट होता क्या है। तो रिक्रूटमेंट ये होता है कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोस्ट खाली होती है किसी भी टाइप के एम्प्लॉयज़ की, तो उसमें आपका क्या रहता है कि आप एम्प्लॉयज़ बाहर से हायर करना चाहते हो या चाहे अंदर से, तो आपको रिक्रूटमेंट डालना पड़ता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपकी पहुँचे कहाँ तक, उस एम्प्लॉय तक। जब वो आपके पास उस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो आप उन्हें बुला के उनका इंटरव्यू ले सको और ताकि उनका सिलेक्शन ले सको। और फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं सबसे जो मतलब उस चीज़ के लिए ठीक बैठते हैं, जो भी तुम्हें क्वालिफिकेशन चाहिए वो सब उनके पास है, तब जाके वो सिलेक्टेड होते हैं। तो इसमें पढ़ते आ जाओ। इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ द परफॉर्म टू द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए, ठीक है, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए पीपल चाहिए रहते हैं टू बी रिक्रूटेड विद द किन किन चीज़ों पे वो रिक्रूट होते हैं, स्किल पे, क्वालिफिकेशन पे एंड उनके एक्सपीरियंस पे। रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड एनकरेजिंग पोटेंशियल एप्लीकेंट्स फॉर अप्लाई एग्जिस्टिंग एंटिसिपेटेड जॉब ओपनिंग्स। ठीक है, ध्यान रखना। तो रिक्रूटमेंट वही करते हैं जो उस क्वालिफिकेशन के लिए या जो जिन पे वो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रेडी रहता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट एक लिंकिंग फंक्शन है जिसके अंदर जॉब सीकर्स और जिनके पास जॉब है वो उन दोनों का एक मीटअप हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट कई टाइप का होता है। रिक्रूटमेंट की नीड्स 3 टाइप की होती है, प्लान्ड, एंटिसिपेटेड और अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, एक तो जो प्लान्ड हो, प्लान्ड नीड्स अराइज फ्रॉम द चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिटायरमेंट पॉलिसी और रिसाइनेशंस, डेथ्स, एक्सीडेंट्स एंड इलनेस गिव अराइज टू अनएक्सपेक्टेड नीड्स। रिक्रूटमेंट कब की जा सकती है? जब एकदम से अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाए या फिर प्लान्ड हो कि हमें, हाँ, जैसे दिसंबर के मंथ में हमें इतने एम्प्लॉयज़ की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सर्दियाँ बढ़ जाएगी। तो बाई चांस कंपनी को जैसे मैन्युफैक्चर की हो कि सर्दियों के कपड़े बनाने हैं एंड सर्दियाँ बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा कपड़े हमें बनाने पड़ेंगे पहले से ही, तो इस महीने में हमें ऑलरेडी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो ऐसे प्लान्ड हो गया। या फिर एकदम से कोई एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ और फैक्ट्री के अंदर और 10 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, तो एकदम से अनएक्सपेक्टेड तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब है फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले लिखा है रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस एक्टिविटीज़ का। ठीक है, रिक्रूटमेंट इज अ लिंकिंग एक्टिविटी ब्रिंग टुगेदर विद जॉब्स, जिनके पास जॉब्स हैं एंड दोज सीकिंग जॉब्स, जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं, उन दोनों का एक लिंक हो जाता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव फंक्शन है। अभी बता देता हूँ, जो रिक्रूटमेंट होगा वो एक पॉजिटिव फंक्शन होगा, बट जो सिलेक्शन होगा वो एक नेगेटिव फंक्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेगेटिव कैसे? ये अगर उन दोनों के फंक्शन, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक में आ जाए तो तुम लिख सकते हो। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे। कि रिक्रूटमेंट में आदमी ये सोच के जाता है कि शायद मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, और सिलेक्शन में वो ये सोचता है कि यार मैं डिससेलेक्ट ना हो जाऊँ। ठीक है, तो वो क्योंकि सिलेक्शन में कैंडिडेट को ना निकाल देते हैं, बाकी मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं इस वजह से। ठीक है, लेकिन रिक्रूटमेंट में तो आगे जाना ही पड़ता है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव फंक्शन है, पढ़ लिया। ठीक है, और जो उनमें से सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो और रिक्रूटमेंट एक परवेसिव फीचर भी है जो कि हर जगह पे यूज़ होता है, हर लेवल मैनेजमेंट पे ज़रूरत हो सकती है और हर जगह पे भी यूज़ होता है। ठीक है, अब आगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। कितने सोर्सेज होते हैं? एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पढ़ते हैं। प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ इसमें रहते हैं, एम्प्लॉय रेफरेंस, यानी अगर आपके ऑलरेडी कोई एम्प्लॉयर उसके जान पहचान में कोई है तो वो, फिर जॉब पोस्टिंग एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉय, यानी हम कहीं पे एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं। ठीक है, कई एजेंसीज होती है जिनमें हम जाके मतलब जहाँ से एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं। ठीक है, कॉलेजेस, कैंपस, ठीक है, इन जगह पे रिक्रूटमेंट डाल सकते हैं। सबको डिटेल में पढ़ते आ जाइए। तो सबसे पहले है तुम्हारा इंटरनल सोर्सेज में प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ में जैसे कि प्रमोशन, ट्रांसफर, अपग्रेडिंग एंड इवन डिमोशन। तो सबसे पहले हम ट्रांसफर पढ़ते हैं। ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर इज अ चेंज इन जॉब असाइनमेंट, इट में वो प्रमोशन। इसमें क्या क्या हो सकता है? प्रमोशन भी हो सकता है, डिमोशन भी हो सकता है, या फिर कोई चेंज ना हो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में या फिर चेंज और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो प्रमोशन को थोड़ा सा और डिटेल में आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मैंने प्रमोशन बोल दिया, हम ट्रांसफर को डिटेल में पढ़ रहे हैं। इम्प्लाई एनी असेंडिंग और डिसेंडिंग चेंज इन स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारे स्टेटस पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, मतलब तुम जिस पोस्ट पर हो उस पर तुम्हें कोई भी, या तो तुम उससे बढ़कर हो सकते हो या तो तुम उससे डाउनग्रेड। ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम एक जगह सुपरवाइजर थे तो अब तुम मैनेजर हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक जगह तुम मैनेजर थे तो दूसरी जगह जाकर तुम असिस्टेंट मैनेजर हो जाओ। ठीक है, तो ट्रांसफर में कुछ भी हो सकता है। बेनिफिट क्या होता है ट्रांसफर करने के, और प्रॉब्लम्स भी। तो इंप्रूव एम्प्लॉय स्किल्स, एम्प्लॉय के स्किल्स इंप्रूव होगा जब एक दूसरी एम्प्लॉय दूसरी जगह जाकर काम करेगा, स्किल्स तो इंप्रूव होगा ही। बोर्डम, जो पुराने काम से वो बोर हो चुका था वो रिड्यूस हो जाता है, वो थोड़ा नए काम करने में आता है। रेमेडी फॉल्टी प्लेसमेंट डिसीजंस। ठीक है, ये अगर गलती से तुम्हारा कोई गलत जगह पे वो बंदा प्लेसमेंट मिल गई है उसे, ठीक है, अगर वो मान के चलो वो हमें असिस्टेंट मैनेजर में होना चाहिए था और वो हमने उसे पहले मैनेजर बना दिया डायरेक्ट, तो गलत है ना। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। हाँ, तो आगे स्टेबलाइज चेंजिंग वर्क रिक्रूटमेंट्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इंप्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड मोरा। अगर उसको हम अच्छा ट्रांसफर देंगे तो उसका सेटिस्फाइड होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा। प्रॉब्लम किस टाइप की हमें फेस करनी पड़ सकती है? इनकन्वीनियंट टू एम्प्लॉयज़ हु अदरवाइज डू नॉट वांट टू मूव। एक एम्प्लॉय है, वो एक सिटी से, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरी सिटी चेंज करना ही नहीं चाहता, तो उसके लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है ना। एम्प्लॉयज़ में और में नॉट इन फिट विद न्यू लोकेशन, अगर ऐसी जगह पे भेज दिया, मान के चलो किसी गाँव वगैरह
भेज दें उस एम्प्लॉय को, उस कंपनी को, कोई ब्रांच है गाँव में, जैसे बंधन बैंक है या कोई भी अनदर बैंक है, छोटा मोटा ग्रामीण बैंक है, उससे किसी गाँव वगैरह में भेज दे और वहाँ पे सूटेबल नहीं है काम करने में, तो वो एम्प्लॉय का मूड खराब कर सकता है, उसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होगा न्यू लोकेशन से। शिफ्टिंग ऑफ एक्सपीरियंस हैंड्स में इफेक्ट प्रोडक्टिविटी। अब एम्प्लॉय अगर किसी और चीज़ की कंपनी हो, कोई जैसे सामान प्रोड्यूस कर रहा हो और उसकी एक ब्रांच दूसरी जगह पे हो और उसे वो जगह पसंद ना हो, तो वो ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करेगा, वो ज़्यादा छुट्टियाँ करेगा या फिर कुछ भी, तो प्रोडक्टिविटी में आपका असर करेगा, ठीक है। अब आगे ऐसे ट्रांसफर एम्प्लॉय के मोरल पे इफेक्ट करता है, ये बोल रहा है। अब हम प्रमोशन वगैरह सब कुछ जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे है प्रमोशन। प्रमोशन क्या रहता है कि जैसे कि मान के चलो एक असिस्टेंट मैनेजर है और उसे मैनेजर की पोस्ट दे दी है, तो ये हो गया प्रमोशन, ठीक है। और डिमोशन जस्ट इसका उल्टा रहता है, ठीक है। ये रहा डिमोशन, ये रहा प्रमोशन। प्रमोशन रेफर्स टू अपवर्ड मूवमेंट, एक अपवर्ड मूवमेंट है, वो एक नीची पोस्ट से ऊपरी पोस्ट में जाता है। एंड डिमोशन इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में, मतलब अब वो एक मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में आ रहा था, तो ये एक तुम्हारा डिमोशन है, यानी डाउनफॉल मूवमेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगला हमें पढ़ना है जॉब पोस्टिंग। ये बेसिकली इसमें पहले के टाइम पे ये रहता था कि जो कंपनी है वो अपने बुलेटिन बोर्ड पर वो लगा देती है एक नोटिस की इस चीज़ के, मान के चलो एक अकाउंटेंट की जॉब खाली है, लेकिन अब कंपनी क्या करती है, कंपनी में ही बता देती है और अपने वेबसाइट वगैरह में अपलोड कर देती है कि ये वाली पोस्ट खाली है, ठीक है। तो ये है हमारा जॉब पोस्टिंग। अब अगला है एम्प्लॉय रेफरेंस। ये नहीं कि ये एम्प्लॉय रेफरेंस मींस यूजिंग पर्सनल कॉन्टैक्ट टू लोकेट जॉब अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉय से पर्सनली पूछा जाता है कि आपके कॉन्टैक्ट में कोई है क्या कि जो ये जॉब कर सके। एम्प्लॉय अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से कोई ले आते हैं। इट इज़ अ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ करंट एम्प्लॉय। ये एक रेकमेंड होता है करंट एम्प्लॉय से, मतलब करंट एम्प्लॉय बताता है कि हाँ ये बंदा है, ये कर सकता है बेसिकली, ठीक है, एक जॉब एप्लीकेंट के बारे में, ठीक है। तो द लॉजिक बिहाइंड द एम्प्लॉय रेफरेंस दैट इट टेक्स वन टू नो वन, दिस हैज बिकम अ पॉपुलर वे रिक्रूटिंग पीपल, ठीक है। ये पॉपुलर वे है पीपल रिक्रूट करने का। उसके बाद आगे हमें पढ़े तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ना है। तो ये इकोनॉमिकल है, इसके मेरिट्स है, मतलब ये सस्ता पड़ता है, ये हमें बाहर एडवर्टाइजमेंट करने का पैसा नहीं करना पड़ता, ये सूटेबल है, ठीक है। हमें ऑलरेडी पता रहता है कि कौन सा एम्प्लॉय कैसा है, सब कुछ पता रहता है। रिलायबल, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नॉलेज अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, हमें कैंडिडेट की सस्टेनेबिलिटी के बारे में पता रहता है, ठीक है। एंड सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाई रहता है नॉर्मल और मतलब जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड ये रहता है, बिकॉज हमें एम्प्लॉय के बारे में पता रहता है कि वो एम्प्लॉय कैसा बिहेव करेगा अगर हम उससे दूसरी जॉब पोस्टिंग या दूसरे किसी जॉब पे भेजेंगे। इसके डीमेरिट्स क्या है, लेकिन इसमें चॉइस लिमिटेड मिलेगी, ठीक है। इसके डीमेरिट्स होंगे, इसमें चॉइस लिमिटेड मिलेगी क्योंकि हम जितने एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी हमारे पास हैं उन्हीं में से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे देखिए तो इन ब्रीडिंग इट डिस्करेजेस एंट्री ऑफ टैलेंटेड पीपल, यानी कि मतलब अगर नए लोग नहीं आएंगे तो नया नॉलेज नहीं आएगा, ठीक है। नया नॉलेज नहीं आएगा तो नए टैलेंटेड पीपल भी नहीं आ पाएंगे। इनएफिशिएंसी, प्रमोशन बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ सर्विस रेदर देन मेरिट में प्रूव टू अ ब्लेसिंग ऑफ इनएफिशिएंट कैंडिडेट्स। तो वो जो दे डू नॉट वर्क हार्ड एंड प्रूव, देखो जो पुराने कैंडिडेट्स होंगे वो तो पता है हम परमानेंट है, वो ना ढंग से काम करेंगे ना अपनी एफिशिएंसी शो करेंगे कि हम कैसा वर्क करके कंपनी को दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज के बारे में, मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में। तो अब हमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पढ़ना है, ये एक सस्ता तरीका होता है हमारे रिक्रूटमेंट का, एंड ये एक इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या रहता है कि कंपनी डायरेक्ट रिक्रूट कर लेती है, एक नोटिस प्लेस कर देती है, एक नोटिस दे देती है और फिर कंपनी डायरेक्ट रिक्रूट कर देती है। इसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह का खर्चा नहीं देती, नोटिस से ही काम चल जाता है। उसके बाद कैजुअल कॉलर, मतलब कंपनी में जो लोग जॉब ढूंढने आए कि क्या सर आपके पास कोई जॉब है, तो दीज आर कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स। अगर उनको रख लेती है तो वो हो गया कैजुअल कॉलर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अब हमारा आता है मीडिया एडवर्टाइजमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कैसे सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करना है, टेलीविजन पे या कहीं पे भी कि एम्प्लॉयज़ खाली है वेबसाइट्स पे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक न्यूज़पेपर पे और ट्रेड प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जनरली यूज्ड व्हेन क्वालिफाइड, यानी किसी टीवी न्यूज़ वगैरह पे उन्होंने कर दिया। पर्सनल आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम रिसोर्सेज, ठीक है। आगे एम्प्लॉय एजेंसीज वो रहती है, जैसे कि ये देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय द गवर्नमेंट आर रजिस्टर, या कुछ गवर्नमेंट रजिस्टर या प्राइवेट भी होती है। इसमें क्या रहता है कि तुम वहाँ पे रजिस्टर कर दो कि हाँ आपको इस टाइप के क्वालिफिकेशन वाले हमें एम्प्लॉय चाहिए, और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आके भी रजिस्टर करते हैं कि हमें इस टाइप की जॉब चाहिए, हमारे पास ये क्वालिफिकेशन है। तो जहाँ पे मैच हो जाता है ये बस कमीशन खाते हैं, ठीक है। अगर प्राइवेट हो तो, गवर्नमेंट हो तो शायद से नहीं खाते, और फिर वहाँ से इनको रिक्रूटमेंट या फिर जो वो है पर्सन है मिल जाते हैं जॉब के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और हेड हंटर्स, बेसिकली ये हेड हंटर्स वो लोग होते हैं जिनके पास, ये कई सारी कंपनीज़ को जानते हैं, कई सारे एम्प्लॉयज़ इनके पास रजिस्टर्ड, या फिर एक बैंक रहता है, मतलब कि एक कॉपी या डायरी जो भी इनके पास होता है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ या फिर लोगों को रखते हैं अपने पास, जिनको ये जानते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह सब अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। एंड कंपनी के अकॉर्डिंग या कंपनी की हेल्प करते हैं कि कंपनी को इस टाइप के एम्प्लॉयज़ चाहिए तो वो कंपनी को इस टाइप के एम्प्लॉयज़ ला के देते हैं। ये होते हैं तुम्हारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हेड हंटर्स, ठीक है। ये स्पेशलाइज मिडिल लेवल, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट के लिए रहते हैं, ठीक है। एंड दे मेंटेन डेटा बैंक, इनके पास डेटा रहता है, स्किल्स हर चीज़ के
हर टाइप के मतलब क्वालिफिकेशन वाले एम्प्लॉयज़ का है, लिखा हुआ है, ठीक है। डिफरेंट क्वालिफिकेशन स्किल्स एंड इवन एडवर्टाइज द जॉब ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कैंपस रिक्रूटमेंट। मान के चलो आपने किसी अच्छे कॉलेज में क्यों जाओगे, ताकि आपकी अच्छी सी जॉब लगे और वो कॉलेज आपको जॉब लगा के दे। तो वही ये रहता है कि ये अच्छे अच्छे कैंपस और कॉलेजेस में जाके वो उन स्टूडेंट्स को हायर कर लेते हैं। तो यही हो जाता है कॉलेज कैंपस वगैरह इंस्टीट्यूशन से रिक्रूटमेंट लेना। रिकमेंडेशंस एंड रेफरल्स, इसमें क्या रहता है, एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस बाय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में प्रूव टू बी अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये बेसिकली ये रहता है कि इसमें आपके जान पहचान के मतलब वही हो गया ना, रिकमेंडेशन रेफरेंस मतलब आपके जान पहचान का कोई एम्प्लॉय है ऑलरेडी किसी कंपनी में और वो आपके बारे में रेकमेंड करता है या रेफ़र करता है, ठीक है। और फिर आपके बारे में उससे पूछताछ करता है कि अच्छा है या नहीं, ठीक है। फिर उसका जो है रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। अब है आगे लेबर कॉन्ट्रैक्टर, इसे हिंदी में बेसिकली ठेकेदार कहते हैं। जैसे कि एक ठेकेदार के पास बहुत सारे वर्कर्स जो रहते हैं होते हैं, अगर उन ठेकेदार को हायर करते हैं और सबके पैसे उस ठेकेदार को देते हैं, फिर वो सारे वर्कर्स को लाके काम करवाना स्टार्ट करता है। बेसिकली उसी के बारे में कहा गया है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन इंडस्ट्री, लाइक कंस्ट्रक्शन में इनका काम किया जाता है इंडिया के अंदर, और थ्रू लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हु आर देमसेल्फ एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इन कॉन्ट्रैक्टर लीव द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द वर्कर्स एम्प्लॉयड थ्रू हिम वो ऑल्सो लीव। इसमें ये एक डिसएडवांटेज रहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काम को छोड़ देगा तो जो सारे वर्कर्स हैं वो भी छोड़ देंगे एज इट इज़। आगे टेलीकास्टिंग, द प्रैक्टिस ऑफ टेलीकास्टिंग वैकेंट पोस्ट टीवी इज ग्रेनिंग इंपॉर्टेंस दीज डेज। टेलीकास्टिंग यानी कि टेलीविजन वगैरह टीवी वगैरह पे कास्टिंग करवाना अपने जॉब की। इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़ लेते हैं। मेरिट्स यानी क्वालिफाइड पर्सनल, बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन मेक क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पीपल टू अप्लाई वैकेंट जॉब। हम अगर रिक्रूटमेंट में ही लिख दे कि हमें सिर्फ क्वालिफाइड पीपल चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, तो वैसे ही लोग अप्लाई करेंगे ना। एक वाइडर चॉइस हो गया, हम बहुत सारे पीपल को मतलब पीपल को अपनी तरफ आकर्षण कर सकते हैं और उनमें से बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक वाइडर चॉइस रहेगी। नया टैलेंट होगा, फ्रेश टैलेंट होगा, नए नए लोग एक्सपीरियंसड होंगे, ठीक है। जैसे कि अभी आप बहुत सारे लोग BCA मतलब अलग अलग टाइप के कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें कंपनी में हायर किया जाएगा तो एक नया टैलेंट होगा, वो नए जनरेशन के बच्चे होंगे। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट यानी कि वो जब कंपनी में काम पे जॉब पे लगेंगे, पोस्ट पे लगेंगे, तो वो अच्छा शो करना चाहेंगे, कंपटीशन में रहेंगे कि हाँ मुझे अच्छा करके दिखाना है अपनी नई कंपनी में, ठीक है। सबसे पहले इसका डिमेरिट क्या है, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, ठीक है। अगर मान के चलो एक नया मैनेजर आता है तो असिस्टेंट मैनेजर ये सोचेगा, जो ऑलरेडी कंपनी में बैठा है असिस्टेंट मैनेजर ये सोचेगा कि इसकी जगह मुझे ही मैनेजर बना देते, तो एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाता है स्टाफ के अंदर, कंपनी के अंदर, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ रहता है उनके ऊपर, अगर कोई नया एम्प्लॉय बाहर से आता है तो, ठीक है। ये एक लेंदी प्रोसेस है क्योंकि सिलेक्शन का प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है, आगे चल के आप देखोगे। एक कॉस्टली प्रोसेस है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह हर चीज़ में पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अनसर्टेन रिस्पॉन्स है, ठीक है, कुछ पता नहीं रहता कब क्या हो जाए। द कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड में नॉट बी सूटेबल फॉर द एंटरप्राइज, कुछ पता नहीं रहता कि वो सूटेबल है एंटरप्राइज के लिए या नहीं, कोई गारंटी नहीं रहती, ठीक है। उसके बाद हम कंपेरिजन करेंगे एक्सटर्नल रिसोर्सेज और इंटरनल रिसोर्स के। वैसे बहुत ईजी है ये, मेरी तरफ से आप पढ़ना, ठीक है, एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर भी हल्का फुल्का अगर बता दूँ तो ये एक क्विक प्रोसेस है, ये एक लंबा प्रोसेस है एंड एक्सटर्नल प्रोसेस। दिस प्रोसेस चीपर, ये सस्ता है, ये थोड़ा सा महंगा या कॉस्टली है, ठीक है। खुद पढ़ना, एक बार अच्छे से हो जाएगा, ट्राई करना, ओके। तो बात है हमारा रिसेंट ट्रेंड्स इन रिक्रूटमेंट, तो किस टाइप की रिसेंटली हमारा जो न्यू है सब कुछ वो चल रहा है। खैर ये इतना एग्जाम ओरिएंटेड है नहीं, तो मैं इसको ऊपर से बता देता हूँ। सबसे पहले आउटसोर्सिंग, तो इंडिया एक आउटसोर्सिंग का हब है और इसमें आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि कंपनी अपने स्पेसिफिक काम के लिए कुछ टाइम के लिए इंसान को, एम्प्लॉय को बाहर की किसी कंपनी या बाहर के एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं। और ऐसे ही इंडिया के कई सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर की कंपनी ने हायर कर रखा है जो कि इंडिया से ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ये भी आउटसोर्सिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक काम को ह्यूमन रिसोर्स को लीज पर लिया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगले पेज पर आते हैं। तो अब हमारा है पोचिंग एंड रीडिंग। पोचिंग मीन्स अप्रोचिंग से इनका मतलब है ये किसी दूसरी कंपनी के एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ को उस कंपनी के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट पे करने के बाद उन्हें अपनी कंपनी में लाने का कोशिश करते हैं। इसे हम पोचिंग एंड रीडिंग कहते हैं। वेबसाइट रिक्रूटमेंट, इसमें जैसे कि आजकल आपके कई सारे एप्लीकेशंस है, जॉब है, Naukri.com या इतने सारे पे जो कई सारे जॉब सीकर्स होते हैं वो अपना CV अपलोड कर देते हैं, अपने रिज्यूम अपलोड कर देते हैं और इसमें जो जॉब जिनके पास जॉब होती है वो उस रिज्यूम देखते हैं एंड फिर उनको रिक्रूटमेंट डाल देते हैं कि आप आ सकते हैं, इंटरव्यू दे दो, ठीक है। ऐसे रहता है, ठीक है। अब अगला हमारा है तो अब हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन इंडिया में इंटरनल रिसोर्सेज, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कैंपस रिक्रूटमेंट भी आपको समझा चुका है एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी पता है, एम्प्लॉय रेफरेंस, ये वो सब है जो इंडिया के अंदर फेमस है। गैर इस सब में इतना कुछ है नहीं। अब एक बार यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग कर लेना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं सिलेक्शन, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। तो अब आता है हमारी बारी सिलेक्शन की। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सूटेबल पर्सन आउट ऑफ ऑल एप्लीकेंट। जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सूटेबल पर्सन को सेलेक्ट करना ही सिलेक्शन कहलाता है। सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग द क्वालिफिकेशन। सिलेक्शन प्रोसेस है क्वालिफिकेशन मैच करना। किस चीज़ की क्वालिफिकेशन? ऑफ एप्लीकेंट
स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन मैच करना जो कि जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है। हमें जॉब के लिए डेटा एंट्री रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो हम चेक करेंगे कि उस पर डेटा एंट्री की स्किल्स है या नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है एक बार ऊपर देखिए, सूटेबल सिलेक्शन डिवाइड्स ऑल द एप्लीकेंट्स इनटू टू कैटेगरीज। एक होता है सूटेबल एंड अनसूटेबल। सिलेक्शन में भी डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन बिकॉज जनरली मोर कैंडिडेट्स आर रिव्यूड अवे देन आर हायर्ड। और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, ठीक है, नेगेटिव फंक्शन है। इसके फंक्शन में लिख सकते हो आपकी सिलेक्शन इज अ नेगेटिव वे प्रोसेस। ओके, सिलेक्शन इज़ नेगेटिव इन नेचर या नेगेटिव जो भी, क्योंकि सिलेक्शन में हम एम्प्लॉय को हटा देते हैं, कैंडिडेट को रिमूव कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, कर सकते हैं अगर वो सूटेबल नहीं है तो। ठीक है, एंड जो हमने वो पढ़ा था रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव नेचर का है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सिलेक्शन प्रोसीजर, रिसेप्शन, स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, एप्लीकेशन ब्लैंक, वेटेड, सारे पढ़ते हैं एक एक करके। आ जाइए। सिलेक्शन में सबसे पहला काम होता है पीपल को अट्रैक्ट करना। कैसे? अ कंपनी इज़ नोन बाय द पीपल इन एम्प्लॉयज़। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की वजह से ही जानी जाती है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपल विद, कैसे पीपल को अट्रैक्ट करने का? टैलेंटेड, जिनके पास टैलेंट हो, स्किल हो, एक्सपीरियंस हो। अ कंपनी हैज़ टू क्रिएट अ फेवरेबल इंप्रेशन ऑन द एप्लीकेंट्स राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ रिसेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये था कि जब भी किसी कंपनी में आप जॉब के लिए जाते हैं, तो उसमें जब आपकी फर्स्ट टाइम एंट्री होती है, तो आपका जो भी आपको अटेंड करता है, जो भी पर्सन आपसे अच्छे से व्यवहार करता है, तो वो ये चीज़ या वो जगह, वो चीज़ आपको रिसेप्शन कहलाती है। ठीक है, एंड इससे वो क्या होता है कि टैलेंटेड स्किल्स और एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉय अट्रैक्ट होते हैं। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो कंपनी में आ सकते हैं। आने के लिए मतलब वो इंप्रेस होते हैं कंपनी के इस रख रखाव से। ठीक है, एंड अगर है स्क्रीनिंग इंटरव्यू, इसमें क्या होता है कि इसमें ऊपर ऊपर से लोगों के बारे में जाना जाता है कि हाँ ये करते हो आप, ये नहीं करते थे, आप पे एक्सपीरियंस हल्का फुल्का पूछ लेते हैं, और ना चाहने वालों को पहले से ही हटा दिया जाता है। ठीक है, एंड फिर आता है एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक में क्या होता है कि लोगों से जानकारी इकट्ठा करते हैं। क्या होता है एप्लीकेशन ब्लैंक और फॉर्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड टू यूज़ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक अच्छा सा मेथड है। ठीक है, एंड ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स, एकेडमिक, सोशल, डेमोग्राफी, वर्क रिलेटेड बैकग्राउंड्स एंड रेफरेंस। इसमें क्या रहता है कि उन लोगों के बारे में आसपास के रेफरेंस लिए जाते हैं उनसे कि आप किसको जानते हो, किसके थ्रू आए हो यहाँ पे, कैसे मिली, एंड उनके बारे में अच्छे से बैकग्राउंड वगैरह के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ जाना जाता है। इट इज़ अ ब्रीफ हिस्ट्री शीट ऑफ एन एम्प्लॉय बैकग्राउंड यूजुअली। ये हर एक एम्प्लॉय वहाँ जो भी इंटरव्यू देने आ रखा है सिलेक्शन के लिए, उनके बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना रहता है। अब अगला आता है वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक। इसमें क्या रहता है कि आपसे इंटरव्यू में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके स्किल बेस्ड, आपके सब कुछ। तो जिस भी चीज़ में आपकी स्किल या एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहेगा, मान के चलो कि एक एम्प्लॉय है, उसका एक्सपीरियंस टैली के अंदर 6 मंथ्स का है एंड डेटा एंट्री के अंदर 2 ईयर्स का है, तो वो आपको क्या करेंगे, जो डेटा एंट्री है उसके बेस पर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, ज़्यादा मार्क्स देंगे। उसके वेट, जैसे अकाउंट्स में वेटेड एवरेज प्रॉफिट था कि एक को ज़्यादा वेट दे, उनको अकॉर्डिंग वेट के हिसाब से दे देते, तो ऐसे ही इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ पर ज़्यादा वेट दिया जाएगा, जिसमें भी आप अच्छे होंगे, फिर आपको मार्क्स ऑब्टेंड होंगे और उस मार्क्स के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी कंपनी के अंदर। ठीक है, ऐसे रहता है। तो टू मेक द एप्लीकेंट्स फ्रॉम मोर जॉब रिलेटेड, सम ऑर्गेनाइजेशन असाइन न्यूमेरिकल वैल्यूज वेट्स टू रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन। ठीक है, जनरली द आइटम्स हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और जॉब परफॉर्मेंस आर गिवन हाई स्कोर्स। ठीक है, उसके बाद है सिलेक्शन टेस्टिंग। इसमें क्या रहता है, पीछे पेज में पढ़ते हैं। सिलेक्शन टेस्टिंग में आपकी कई सारी चीज़ें आ जाती है, मैं एक बार ठीक से लगा देता हूँ उसको। ठीक है, हाँ, सिलेक्शन टेस्टिंग में आपकी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट, दीज आर मेंटली एबिलिटी टेस्ट, दे मेजर द इंक्यूमेंट्स एंड लर्निंग एबिलिटी। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, एबिलिटी एंड ऑल्सो द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन एंड मेक जजमेंट्स। इसमें आपकी एबिलिटी टेस्ट होगा कि आप किस तरीके से सुनते हो एंड किस तरीके से अपने डिसीजंस लेते हो। ठीक है, कैसे जज करते हो किसी भी चीज़ को, इससे आप पे जजमेंट होगी। ठीक है, ये होता है आपका इंटेलिजेंट टेस्ट, आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जाता है। इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर्स एन इंडिविजुअल पोटेंशियल टू लर्न सर्टेन स्किल्स, क्लरिकल, मैकेनिकल, मैथमेटिकल एक्सेट्रा। इसमें आपका ये देखा जाता है कि आप किस टाइप की स्किल्स या कैसे स्किल्स को आप कितनी जल्दी लर्न करते हो। ठीक है, तो आपसे उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएंगे या कुछ सिखाया जाएगा, आप वो कितनी जल्दी सीखोगे, वो इसमें रहता है एप्टीट्यूड टेस्ट में, कि आप किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी सीखते हो। फिर आपका रहता है पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट में ऑफ ऑल द टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन, पर्सनैलिटी टेस्ट हैव जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट एंड कंट्रोवर्सी। पर्सनैलिटी टेस्ट आर यूज्ड टू, ये किस लिए यूज़ होता है, यूज टू मेजर बेसिक एस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेंट्स, नॉर्मल बेसिक चीज़ें जैसे कि परसेस मोटिवेशन, जैसे कि क्या चेक करने के लिए, मोटिवेशन, इमोशनल बैलेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में कितना है। ठीक है, इंटरपर्सनल बिहेवियर, आपका अंदर से बिहेवियर कैसा है, इंट्रोवर्जन एक्सेट्रा। इस टाइप की चीज़ें आपसे इस टाइप की चीज़ें इसमें चेक की जाती है पर्सनैलिटी टेस्ट में। अब अगला अचीवमेंट टेस्ट, दे आर डिजाइन टू मेजर व्हाट द एप्लीकेंट कैन डू जॉब करेंटली। ये इसलिए रहता है कि जो आपके पास इंटरव्यू देने जो इंसान आया है वो अभी क्या कर सकता है। ठीक है, करेंटली। ठीक है, वेदर द टेस्ट एक्चुअली नोज वॉट ही और शी क्लेम्स टू नो। अ टाइपिंग टेस्ट शोज टाइपिंग प्रोफेंसी, जैसे कि इसमें दिया है कि तुम उसके बारे में चेक करना चाहते हो कि वो क्या कर सकता है अभी, तो जैसे उसको टाइपिंग टेस्ट दे दिया या फिर एक शॉर्ट हैंड टेस्ट दे दिया, उसकी टेस्ट ही उसको
टेस्ट करने के लिए एबिलिटी टू टेक डिक्टेशन, उसको किसी भी टाइप का टेस्ट दे दिया, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट दे दिया उसकी टाइपिंग चेक करने के लिए, उसको मैथ्स का टेस्ट दे दिया उसके मैथ को चेक करने के लिए, ठीक है, ये आपका अचीवमेंट टेस्ट में रहता है, ठीक है। जैसे आपने उसको एक कंडीशन दे दी कि इस कंडीशन में एक एचआर को या फिर एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। अब है आपका सिमुलेशन। सॉरी थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, बट कोई नहीं, मैं सारा कंसेप्ट आपका जो है वो क्लियर कर दूंगा। अब है सिमुलेशन टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, सिमुलेशन एक्सरसाइज टेस्ट विद डुप्लीकेट्स मैनी ऑफ द एक्टिविटी एंड प्रॉब्लम। इस टाइप में इसमें कुछ प्रॉब्लम्स एंड कुछ एक्टिविटीज़ की डुप्लीकेट्स या फिर ऐसा कंडीशनिंग को दिया जाता है एंड बोलते हैं करके दिखाओ कि अब इसमें क्या रहता है। एंड कॉमनली ये मेनली हाई लेवल्स के लिए रहता है, जैसे कि मैं हायरिंग मैनेजर एट वेरियस लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप में यूज़ होता है सिमुलेशन टेस्ट। उसके बाद असेसमेंट सेंटर, एक सेंटर रहता है जो भी ऊपर टेस्ट वगैरह रह चुके हैं वो सब, और जितने भी ऊपर क्वेश्चन इंटरव्यू में रह चुके हैं वो सारा आपका असेसमेंट सेंटर में। मतलब एक ये रहता है कि एम्प्लॉय को स्पेसिफिक बड़ी पोस्ट के लिए क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दिस एक्सरसाइज आर डिजाइन टू सिमुलेट द टाइप ऑफ वर्क विच द कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू डू। मतलब कि उस कैंडिडेट से हम किस काम की उम्मीद रख सकते हैं, ये चेक करने के लिए हम उसे असेसमेंट सेंटर में बुलाकर उससे क्वेश्चन वगैरह करते हैं। अब है हमारा सिलेक्शन इंटरव्यू। सिलेक्शन इंटरव्यू में क्या है, साइज ऑफ द इंटरव्यू, एग्रीनेस, आस्क द क्वेश्चन दैट आर नॉट कवर्ड इन टेस्ट। इस पूरे टेस्ट में जितने भी हमारा मतलब इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, सारे जितने भी उसमें क्वेश्चन अगर हमारे कवर नहीं हुए हैं तो वो हम यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। ऑब्टेन एज मच पर्टेन इन्फॉर्मेशन, जितने भी इन्फॉर्मेशन रह चुके हैं वो सब यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। मेक जजमेंट्स ऑन इंटरव्यू एथिज्म एंड इंटेलिजेंस, इस इंटरव्यू के ऊपर यहाँ पे जजमेंट करते हैं हम सिलेक्शन इंटरव्यू में, ठीक है। एंड गिव फैक्ट्स टू कैंडिडेट्स रिगार्डिंग द कंपनी, एंड कंपनी के रिगार्डिंग कैंडिडेट को हम फैक्ट्स देते हैं कि ये बात है भाई इस कंपनी के, अगर आपको ज्वाइन करना तो ये सब रहेगा। पॉलिसीज़ बताते हैं, प्रोग्राम्स बताते हैं कंपनी के, एंड उसकी गुडविल के बारे में, गुडविल के मतलब ज़्यादातर तारीफ ही होती है, ठीक है, वो बताते हैं। एंड आगे देखते हैं। अब है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। कई टाइप्स के इंटरव्यू है और सबको मैं एक एक करके जल्दी से समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बट कंसेप्ट आपको पूरा ही क्लियर करूँगा, टेंशन मतलब। सबसे पहले आता है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। इसके अंदर क्या रहता है कि एम्प्लॉय से, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं रहता, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं रहता। जब जो इंटरव्यूअर के दिमाग में आता है वो ये चीज़ क्वेश्चन कर लेता है कि हाँ भाई, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पिछले जॉब में क्या करते थे, या फिर ये एप्लीकेंट्स को ना इंटरव्यू, जो भी इंटरव्यू देने आता है उस एम्प्लॉय को, वो अलाउ कर देता है कि तुम फ्रीली माइंड होकर बात कर सकते हो। अगला आता है द डायरेक्टिव और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें सब कुछ एक फॉर्म तरीके से होता है, यूनिफॉर्मली होता है, और इसमें ये रहता है कि एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस हम कई सारे एम्प्लॉयज से करते हैं, एक साथ ही बहुत सारे एम्प्लॉयज से करते हैं, जो भी इंटरव्यू देने आए उनसे करते हैं, एंड वो सारे एक ही साथ आंसर देते हैं। तो इसमें हेल्प हो जाता है कि एक ही साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को जज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी इंटरव्यू देने आए उनको एक साथ जज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब है हमारा इनफॉर्मल इंटरव्यू। ये हम कहीं किसी भी जगह पे कहीं भी ले सकते हैं, और इसमें कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कि नेम, बर्थ प्लेस, एजुकेशन का एक्सपीरियंस कितना है। ये हम लंच में भी कर सकते हैं, या फिर ब्रेकफास्ट, टी, कॉफ़ी, किसी कैफ़े वगैरह कहीं भी हो सकता है। ये इनफॉर्मल। एक होता है फॉर्मल इंटरव्यू। इसमें एक सब कुछ ही डिसाइड रहता है, इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं रहता है इनफॉर्मल में, लेकिन फॉर्मल में सब कुछ डिसाइड रहता है। इसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, ठीक है। इसमें सब कुछ डिसाइड रहता है कि हमें उससे पूछना क्या है, एक शांत जगह पर नॉर्मली जो है इंटरव्यू जैसे होता है बिल्कुल वैसे होगा। द सिचुएशनल इंटरव्यू, इसमें क्या होता है, इसमें एक सिचुएशन दी जाती है, इमेजिन सिचुएशन दी जाती है। इस सिचुएशन में आपको फंसाया जाता है कि आप बताओ इस सिचुएशन से निकलने का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। ये होता है द सिचुएशनल इंटरव्यू। बिहेवियरल इंटरव्यू, इसमें बेसिकली इसका बिहेवियर के देखेंगे, पढ़ के बता देता हूँ मैं एक बार। एक्चुअल वर्क इंसिडेंट्स इन द एप्लीकेंट्स पास, इसमें मतलब पास्ट को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्चुअली में, ठीक है। द एप्लीकेंट इज सपोज टू रिवील व्हाट ही और शी डिड इन अ गिवन सिचुएशन, वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या करता था, इस सिचुएशन में क्या करता था, उसके हाउ ही डिसिप्लिन्ड एन एम्प्लॉयज हु हैज स्मोकिंग इनसाइड द फैक्ट्री प्रीमिसेस, ठीक है। सब कुछ उससे पूछा जाता है, उसके बिहेवियर देखा जाता है, उसके पास्ट को देखा जाता है, पास्ट एक्सपीरियंस में क्वेश्चन करे जाते हैं इसमें बेसिकली, इसमें याद रखना। उसके बाद है स्ट्रेस इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, इसमें ये पूछा जाता है, इसमें स्ट्रेस में डाला जाता है कि एक तुम ऐसी स्ट्रेस में, ऐसे दबाव में कैसे रिएक्ट करते हो, ये जाना जाता है। और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्प्लॉयज से कि जो कभी भी सोचे ना हो। अब आता है हमारा पैनल इंटरव्यू, ठीक है। मैनी पीपल टेक इंटरव्यू अटाउन टाइम दे आर फॉर्म, ठीक है, इसको पढ़ के बताता हूँ मैं। इसमें एक कंपनी के कई सारे एम्प्लॉय जो है, मैं पैनल इंटरव्यू पर दिखा देता हूँ, इसमें कैमरे में शो नहीं कर रहा है, ठीक है। पैनल इंटरव्यू हमारा ये रहा। इसमें एक कंपनी के कई सारे लोग आ जाते हैं, कई सारे अलग डिपार्टमेंट के हेड्स हो सकते हैं वो, और आके इंटरव्यू लेते हैं, और इसमें उससे कई सारे क्वेश्चंस बहुत सारे इंटरव्यूअर एक साथ पूछते हैं, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है, ठीक है। और ये इसलिए भी करा जाता है, ये चेक करने के लिए कि उसका एक्सपीरियंस चेक करने के लिए, उसका बिहेवियर चेक करने के लिए, वो इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाए नहीं दे पाएगा, एकदम लगातार कंटिन्यूसली क्वेश्चंस करे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आता है ग्रुप इंटरव्यू। ये तो यार तुम खुद भी पढ़ सकते हो, फिर भी बता देता हूँ। एज ए एक ग्रुप का इसमें पूरा जो रहता है इंटरव्यू होता है, और एक ग्रुप को टॉपिक दिया जाता है, फिर इस टॉपिक को ऑब्जर्व करते हैं वो, एंड उस पर फिर आंसर्स देते हैं। डेप्थ इंटरव्यू इन अ सेमी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच वेयर इन डिटेल्स कंसर्निंग, ओके, ये वाला तुम खुद पढ़ना है क्लास, ठीक है। अब है स्टेप्स। इंटरव्यू में कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन, फिजिकल सिटिंग, ठीक है। प्रिपरेशन में इंटरव्यू के बारे में प्रिपेयर करना है, यानी कि मैं यहीं से बता देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरव्यू का, ये सोचना होता है। फिर एक चूजिंग द एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ इंटरव्यू टू बी यूज,
यूज्ड, किस टाइप का इंटरव्यू, हमने पीछे इतने टाइप के इंटरव्यू देखे, उनमें से एक इंटरव्यू हमें सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। हमें अगर कैंडिडेट्स के बारे में, इसके अंदर कैंडिडेट के बारे में भी जानना होता है, ठीक है। उसके बाद सही इंटरव्यूअर्स को सेलेक्ट करना होता है कि कौन उस कैंडिडेट को अटेंड करेगा, कौन उस कैंडिडेट का इंटरव्यू करेगा, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ फॉर द इंटरव्यू में, आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ। एंड फिर सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स पे हुआ इंटरव्यू बाय चेकिंग एंड कंपेयरिंग देयर एप्लीकेशन एंड टेस्ट स्कोर, उनके टेस्ट स्कोर को चेक करा जाता है, कंपेयर करा जाता है। फाइनलाइजिंग द इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म, फिर असेसमेंट फॉर्म को फाइनलाइज किया जाता है। उसके बाद फिजिकल सेटिंग कि इंटरव्यू किस जगह पर होगा, कैसा होगा, बैठने की जगह बिल्कुल शांत होनी चाहिए, यही सब इसके अंदर लिखा हुआ है। इंटरव्यू कंडक्ट कराना, इस्टेब्लिशिंग रैपिड विद द कैंडिडेट एंड गेनिंग हिज कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस देना, ठीक है। एंड उसके बाद गेटिंग कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल कंप्लीट पूरी इन्फॉर्मेशन लेना और एक्यूरेट, बिल्कुल अच्छी और सच इन्फॉर्मेशन लेना है, बिल्कुल रियलिटी वाली, ठीक है। रिकॉर्ड करना है उसके ऑब्जर्वेशन को, थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, फिर दिखेगा आपको। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन एंड इंप्रेशन, उस एम्प्लॉय कैंडिडेट के ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्लोजिंग द इंटरव्यू, इसमें उसको मतलब उससे हंस के बात करते हैं, सिंपली उसे मतलब नाराज़ करके नहीं भेजते, गुस्से में नहीं बोलते अब सेलेक्ट हुए नहीं हुए, कुछ नहीं बताते, नॉर्मली हंस के खुशी खुशी उसे बाय कर देते हैं, ठीक है। यही रहता है हमारा इंटरव्यू की क्लोजिंग में। और एट द एंड सारे रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करके, चेक करके, कंपेयर करके बेस्ट कैंडिडेट्स को हमें सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें ये लिखा, आफ्टर द इंटरव्यू इज ओवर, इंटरव्यू शुड इवैल्यूएट एंड कैंडिडेट्स स्टेबिलिटी फॉर द जॉब, जो भी उसके लिए सूटेबल रहता है वो उसको जॉब दे दी जाती है। अब आगे है लिमिटेशन और मिस्टेक क्या क्या हो सकता है, देखते हैं। तो क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, जैसे पर्सनल बायस, जैसे कि हमने कोई, हमारा कोई एचआर है, उसको मान के चलो करली हेयर से प्रॉब्लम है, ऐसा पता नहीं क्यों चिड़चिड़ाहट है, कुछ लोगों को होती है किसी ना किसी से चिड़चिड़ाहट, आपके भी स्कूल में ऐसा कोई सर होगा जैसे लंबे बाल पसंद नहीं होंगे, ऐसा कोई, ठीक है। तो मान के चलो कोई लंबे बाल वाला ही है, ठीक है। तो अब वो एचआर जाता है और उस पर कोई कैंडिडेट आता है लंबे बाल वाला और उससे पसंद नहीं है, तो ये पर्सनली उसको दुश्मनी निकालेगा, वो बोलेगा नहीं यार इसे नहीं सेलेक्ट कर रहा मैं। तो ऐसे एक ही एचआर सब पे इफेक्ट कर सकता है। देखो, इंटरव्यूज लाइक अदर पीपल हैव पर्सनल बायस, देयर लाइक, जैसे उन्हें क्या पसंद नहीं है, स्टाइल, उसका ड्रेसिंग सेंस, फ्लुएंसी, उसके बोलने का तरीका या कुछ भी, ठीक है, वो उनकी जजमेंट पे इफेक्ट करता है। अगला है हेलो इफेक्ट। ये हेलो इफेक्ट में क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि जैसे कि एक कोई भी स्पेसिफिक सिंगल चीज़ है, इसमें सबका नहीं एक सिंगल चीज़ है और वो खटक रही है, किसको, एचआर को खटक रही है, या फिर जो भी इंटरव्यू लेना है इंटरव्यूअर के खटक रही है, कोई भी एक नॉर्मल स्पेसिफिक चीज़ है, या फिर उसको वो देखने में स्मार्ट नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक है, ये उसमें आ जाता है। कॉन्स्टेंट एरर, सच एरर अराइजेस टू द इंटरव्यू प्रीवियस कैंडिडेट अनड्यूली इन्फ्लुएंस द इंटरव्यू फेवर अगेंस्ट द, ठीक है। इसमें मतलब बेसिकली ये बोल रहा है, फॉर एग्जांपल क्वालिफाइड, जैसे कि हमारे पास दो कैंडिडेट्स आए, पहले वाला जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, दूसरा वाला जो है वो थोड़ा सा कम अच्छा है। तो अब क्या होगा, पहले वाला हमने सोचा यार पहले वाले को ही लेना, अब चाहे कोई भी आ जाए, तो फिर क्या होगा, जो दूसरे वाले पे उस पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा ना, उसको तो जॉब नहीं मिली। क्या पता भाई स्किल्स से देखा जाए तो वो अच्छा हो, क्या पता स्किल्स से देखा जाए तो दूसरा वाला जो है वो अच्छा हो। तो इसमें यही बोला गया कॉन्स्टेंट एरर में। अब है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, इसमें ये रहता है कि जब एचआर या फिर इंटरव्यूअर ये चेक करे कि वो जो स्किल्स चाहता है वो उसके पास है या नहीं है, वो जो नॉलेज चाहता है, जैसे हमने किसी से क्वेश्चन पूछ लिया मैथ्स का, तो मान के चलो उसे मैथ्स ना आते हो, लेकिन वो बाकी में कंप्यूटर की नॉलेज में, बाकी सब चीज़ों में अच्छा हो, क्या पता अच्छा हो। तो इसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं कि हम जो नॉलेज सोचते हैं, ठीक है, वो उसके पास नहीं होती, इज ओन नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज एंड कैंडिडेट, देयरफॉर ही इज लाइकली टू सेलेक्ट कैंडिडेट, ठीक है। अब है स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइपिंग। स्टेरियोटाइपिंग में क्या होता है, बिटवीन अ पर्सनैलिटी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेड कमर्शियल ऑर्गन। इसमें एग्जांपल में ये दे रखा है कि मान के चलो इंटरव्यू आया और जो कैंडिडेट है वो उस जगह से है जहाँ पे इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल एन इंटरव्यू मे बी ऑफ द ओपिनियन दैट कैंडिडेट्स फ्रॉम सम एरियाज आर नॉट गुड एट स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो उसको पसंद नहीं आएगा। तो ये सब स्टीरियोटाइपिंग में हो जाता है, ठीक है, समझ आया। जब उसको एक पर्टिकुलर टाइप से प्रॉब्लम हो, मान के चल लो मैं ऐसे कुछ बता नहीं रहा, फिर भी ऐसा कुछ रहता है ना कि भाई नहीं यार इस जगह के लोग, मतलब कोई एक बस्ती टाइप लोग है यार, ये वहाँ से आए, अच्छा हो कैंडिडेट, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, फिर भी मैं किसी की भी बात नहीं कर रहा, एक स्पेसिफिक एरिया है और उस एरिया के लोग ज़्यादा अच्छे नहीं होते, उस एरिया से कोई आया है तो वो कहता है नहीं यार ये इस एरिया का है, यहाँ के लोग भी ऐसे बात करते हैं, अच्छा नहीं लगता, वो ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बात ये थी। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप। एट द एंड तुम्हारा होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, वेदर द एप्लीकेंट्स इज मेडिकली सूटेबल फॉर द स्पेसिफिक जॉब और नॉट, वो उस स्पेसिफिक जॉब के लिए मेडिकली सूटेबल है या नहीं, ठीक है, वेदर द एप्लीकेंट हैज हेल्थ प्रॉब्लम्स और साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स लाइकली टू अनफेयर विद द जॉब इन फ्यूचर अटेंडेंस। मतलब ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना, ये मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद हमें दिख सकती है, जैसे कि उसके पास वेदर द एप्लीकेंट हैज हेल्थ प्रॉब्लम, उसके पास कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे आगे चल के वो अटेंडेंस ना क्रिएट करे, मतलब ना आए, ठीक है, अटेंड ना करे हमारा ऑफिस टाइम पर, ठीक है, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम है, वेदर द एप्लीकेंट सफर्स फ्रॉम, कोई बैड हेल्थ से गुजर रहा है, तो ये सब हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन में शो कर जाता है कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो आगे चल के कंपनी को खतरे में डाल या कुछ भी।
एंड एट द एंड रेफरेंस चेक होता है कि रेफरेंस चेक होता है वो कैसे होता है कि वो 2-3 अपने रिलेटिव्स या किसी के भी फ्रेंड्स वगैरह का नाम बताएगा एंड फिर उससे जाके पूछा जाता है कि हाँ ये एम्प्लॉय कैसा है, हाँ ये कैंडिडेट कैसा है, भाई ये रमन के आप दोस्त बोल रहे हो, हाँ जी ये जो रमन है ये अच्छा पढ़ता है, अच्छा कैंडिडेट है, यहाँ पे भी इतने इतने साल काम किया। तो ये सब हमारा रेफरेंस चेक में आ जाता है, एक बार रीड कर लेना। यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस दे रखा है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में कि एक प्रोसेस है सर्चिंग कैंडिडेट्स में कैंडिडेट्स को देखा जाता है ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई करे, एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, इसमें राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है जिस जॉब के लिए कंपनी ने ऑफर करा है। ठीक है, नेचर इसका देखो पॉजिटिव नेचर है, इसका नेगेटिव प्रोसेस है, बताया था इसका पॉजिटिव प्रोसेस, इसका नेगेटिव प्रोसेस। इसका एम क्या है, द फर्म नोटिफाइज द वैकेंसीज थ्रू वेरियस रिसोर्सेज। इसमें फर्म जो है वो नोटिफाई कराती है वैकेंसी को, ठीक है, कई सारे रिसोर्सेज से, जैसे कि हमने पढ़ा भी था इंटरनल और एक्सटर्नल। और यहाँ पे क्या होता है, इट एम्स टू रिजेक्ट अनसुटेबल कैंडिडेट्स। इसमें रिजेक्ट करना रहता है अनसुटेबल कैंडिडेट को, जितने भी कैंडिडेट्स हमारे जो ज़रूरत के नहीं उन्हें निकाल दिया जाता है। प्रोसीजर क्या होता है, वेरियस सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन फॉर्म टू कैंडिडेट्स में द फर्म आस्क्स द कैंडिडेट टू पास थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस। इसमें जो सिलेक्शन में उसको कई स्टेजेस से निकलना रहता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, द नंबर कंसिडरेशन इज क्रिएटेड रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज कम्युनिकेशन वगैरह। चलो यार ये सब तुम एक बार पढ़ लेना, ठीक है। लास्ट का है, अच्छा है, चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगर ज़रूरत से भी थोड़ी सी वीडियो अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और कुछ नहीं बोलूँगा। सब्सक्राइब के लिए तो कहता नहीं होगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर सबको, ऑल द बेस्ट।